बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास में आप सब लोगों को वेलकम। एक्चुअली आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों की क्लास थी वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू द रीज़न ऑफ पेपर डे 1 मई। तो आज की क्लास में हमारा मिलना बहुत ज़रूरी था। ऑल्दो के सुबह सुबह हम ज़ाहिर है कि आप सबको भी नींद आ रही है, और हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है कि रमज़ान के आखिरी अशरा है, ये जागने की रातें हैं। तो हम सब कोशिश करते हैं जाग कर इबादत करें। तो ज़ाहिर है कि सुबह उठना डेफिनेटली हम में से किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास में तो हम शोरली मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे पास एक ऑप्शन आपके लिए ये है, अगर आप लोग मुझे बताएं कि फ्राइडे को आप लोग 12 बजे फ्री होते हैं कि आपकी कोई क्लास होती है? फ्राइडे को 1 बजे क्लास नहीं हमारी। 12 बजे? नहीं, 12 बजे शायद नहीं। शायद। टाइम टेबल देखना पड़ेगा। है नहीं 12 सुबह बजे। को। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी अब नेक्स्ट क्लास भी जो आएगी सैटरडे को, वो आएगी सुबह 8:30 बजे। और अगेन जैसे आज हमें थोड़ा परेशानी का सामना हो रहा है, वैसे शायद नेक्स्ट सैटरडे को भी हमारे पास यही सिचुएशन हो। तो क्यों ना जो नेक्स्ट क्लास है वो मैं आपकी ए सेक्शन के साथ मर्ज ले लूँ। तो ए सेक्शन की क्लास होगी फ्राइडे को 12 बजे। तो अगर आपकी 1 बजे क्लास है तो मैं 12 बजे ना लेके थोड़ा 12 से पहले ले लूँ, पौने 12 बजे या 11:30 बजे स्टार्ट करके मैं 1 बजे तक अगर उसको ख़त्म कर दूँ, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को सैटरडे को इतनी सुबह सुबह नहीं उठना पड़ेगा। मैम फ्राइडे को ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेज है ना, एक सुबह को 8:30 बजे और दूसरी हमारी एक लैब है, तो 3 क्लासेज हो जाएंगी। ठीक है, वो आप लोगों की फिर चॉइस है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ये टाइम आपको सही लग रहा है तो ठीक है, फिर हम सैटरडे को एज यूजुअल जो हमारा टाइम है शेड्यूल उसी पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, सिंटेक्स एनालिसिस। ये चैप्टर आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ए सेक्शन के अंदर ये चैप्टर कवर हो चुका है लास्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ 1-to-1 डिस्कशन में नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो फिर हम आज की क्लास में फॉर्मूलेज को यहाँ पर भी ख़त्म करेंगे। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी और ने ये वाला लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर अगर फॉलो कर लिया तो मुझे बताएं कितने लोग हैं जो ये LALR पार्सिंग का लेक्चर जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। किसी ने किया है? नहीं किया आप लोगों ने? चलें, तो मुझे बिल्कुल बेसिक से शुरू से ही बात आप सब शुरू करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, चले तो हम आज की क्लास का एजेंडा पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आज की क्लास में बॉटम अप पार्सिंग। और बॉटम अप पार्सिंग में हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आखिरी पार्सर आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वो है लुक अहेड LR पार्सर। इसको LALR पार्सर भी कहते हैं। ठीक है, और LALR पार्सिंग के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR पार्सिंग आइटम्स, लेकिन LR पार्सिंग 1 आइटम्स। ठीक है, LR 1 पार्सिंग आइटम्स की हमें ज़रूरत होती है। यही सेम आइटम्स सेट जो है वो हम बनाते हैं CLR 1 पार्सिंग के लिए भी। CLR 1 पार्सिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जब हमारी फिजिकल मोड में आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी तो व्हाट वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग CLR 1 पार्सिंग। तो आई होप you all remember the contents of CLR 1 parsing। आप लोगों को अच्छी तरह याद है कि वो उसका क्या प्रोसीजर था और वो किस तरह पार्सिंग टेबल कैलकुलेट की जा रही थी? क्लियर है ज़्यादातर लोगों को, या थोड़ा उसको रिवाइज करने की जरूरत? मैम क्लियर है, फिर भी थोड़ा और भी दे दें। ठीक है, धीरज कह रहे हैं कि क्लियर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि थोड़ा ओवरव्यू हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि अगर आपको LALR पार्सिंग का मैकेनिज्म समझना है तो वो बहुत ही इजी है आपके लिए, और आपको विद इन 5 मिनट्स LALR पार्सिंग टेबल क्लियर हो जानी चाहिए अगर आपको CLR 1 पार्सिंग ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन अगर आपको CLR 1 पार्सिंग क्लियर नहीं है तो CLR 1 पार्सिंग थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको LALR पार्सिंग टेबल समझ में आएगी।
क्योंकि LALR इटसेल्फ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एडवांसमेंट है CLR पार्सिंग की। तो CLR पार्सिंग टेबल आपको क्लियर हो तो ही आप वो एडवांस वर्जन जो है उसका निकाल सकते हैं। यूँ समझे कि अगर 10 स्टेप्स तक चलना पड़ेगा आपको CLR1 पार्सिंग के लिए, तो हमारा जो 11th स्टेप है वो LALR1 पार्सिंग है। तो अगर इसमें जरा सा भी आपको डाउट है कि CLR1 पार्सिंग आपको 100% क्लियर नहीं है, तो फिर मैं थोड़ा पीछे से ही लेकर चलूंगी आपको। ठीक है, हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था, इस चैप्टर में हमने डिफरेंट पार्सिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी। हमने इसके अंदर टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ी, LL1 पार्सिंग पढ़ी, हमने इसके अंदर बॉटम अप पढ़ी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग पढ़ी। और काफी टाइम से अब हम जिस पार्सिंग टेबल को डिस्कस कर रहे हैं या जिस पार्सिंग एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं LR पार्सिंग। क्योंकि ये पूरी फैमिली है और इस पूरी फैमिली को हम LR पार्सिंग कहते हैं। LR पार्सिंग इसलिए कहते हैं इसको कि इसके अंदर हम इनपुट को लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, और R इस बात को रेफर करता है कि इसके अंदर राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है इन द रिवर्स ऑर्डर। इन सारी फैमिली ऑफ LR पार्सिंग के अंदर यही चीज है। ठीक है, इसको LR पार्सिंग भी कहते हैं और इसको SLR भी कभी कभार हम कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक LR0 पार्सर होता है और एक LR1 पार्सर होता है। LR0 पार्सर और LR1 को SLR1 भी हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल LR पार्सर भी कह देते हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टेट चार्ट डायग्राम डेवलप करना पड़ता है, एक आइटम सेट हमें डेवलप करना पड़ता है। उस आइटम सेट को हम कहते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। LR0 आइटम्स हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम या तो LR0 पार्सिंग टेबल उससे क्रिएट कर लेते हैं या LR1 पार्सिंग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक और टाइप ऑफ जो है वो कैनोनिकल कलेक्शन भी है। उस कैनोनिकल कलेक्शन को हम कहते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है, ये LR1 आइटम सेट हम कैलकुलेट करते हैं। इस ये आइटम 0 आइटम जैसा ही होता है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम से बहुत सिमिलर होता है। लेकिन इस आइटम सेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर हम लुक अहेड को कंसिडर कर रहे होते हैं। LR0 आइटम सेट के अंदर हम लुक अहेड को कंसिडर नहीं करते। तो ये जो लुक अहेड के साथ हमारा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट है, इसको जब हम एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी मर्जी है कि हम उसके साथ CLR1 पार्सिंग टेबल को क्रिएट करें या हम LALR पार्सिंग को टेबल को क्रिएट करें। तो चाहे हमें CLR पार्सिंग करनी है, चाहे हमें LALR पार्सिंग करनी है, दोनों सूरतों में जो चीज हमें जरूरत होगी वो होगी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट। ठीक है, तो एक कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट क्या था, ये आपको थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जब हमारे पास कोई भी ग्रामर होती है तो उस ग्रामर के हम कुछ आइटम्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको विजिबल है अच्छे तरीके से ये जो यस डायग्राम मैम। नजर आ रहा है, इसके अंदर जो S डैश जी लिखा मैम। है A या इसको थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? फुल स्क्रीन कर दें, जी, इसको फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन साइड कर बाय दूं? अच्छा, फुल साइड। स्क्रीन करने में ये मसला है ना कि फिर मैं लिखूंगी कैसे, तो अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको कहीं और कॉपी करूँ। मैम यहाँ से जो टेक्स्ट बार है उस पर जूम है ना, वहाँ से नहीं जूम वैसे विजिबल है, विजिबल है वैसे। ठीक है मैम, वैसे दिख रहा है हमें। ठीक है, चले। तो ये हमारा एक आइटम सेट होता है जो हम क्रिएट करते हैं फॉर व्हाट, फॉर कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट। हमारे पास कोई भी ग्रामर हो सकती है और उस ग्रामर को हम क्या करते हैं, उस ग्रामर को हम फर्स्ट स्टेप में ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप हम तब भी करेंगे जब हमें LR0 आइटम सेट निकालना हो, और ये फर्स्ट स्टेप हम तब भी करेंगे जब हमें LR1 आइटम सेट निकालना हो। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने जो ग्रामर है उसको ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई मेरी हेल्प करे, मुझे ये बताएं कि ये एक जो जनरल ग्रामर होती है और ये जो ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ ग्रामर होती है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम किसी ग्रामर को ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? मैम हम इसमें पहले हम स्टार्ट वेरिएबल लगाते हैं ना। तो स्टार्ट वेरिएबल यहाँ पर भी तो था, तो इस वेरिएबल मैम को वो में इसलिए कन्वर्ट करते हैं हम ऑगमेंटेड फॉर्म में। ऑगमेंट हमारे जो एक एक इस करके तरफ बोले बेटा, कोई एक जो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनको सही आंसर पता है वही बोले, और बाकी सब जो है वो म्यूट रहे। किसको कॉन्फिडेंटली सवाल का जवाब पता है?
जी, कोई हैंड रेज कर सकता है कि आप लोगों को ये इस बात का रीजन पता है कि हम ग्रामर को ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते क्यों? जी समर अब्बास। जी मैम, इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है एस वाली, वो राइट साइड पे हमारी रिपीट ना हो, मतलब तभी हम एक स्टार्टिंग जो है वो टर्मिनल वो लगाते हैं प्रोडक्शन के, जब हम पहुंचना चाहें तो इसके ज़रिए इस तक पहुंच जाएं। अगर राइट साइड पे वो आ रही होगी तो हम उसमें मतलब चेंज कर सकते हैं ऐसे। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कभी कभार आपकी ओरिजिनल ग्रामर ऐसी हो सकती है कि उसके अंदर जो आपका स्टार्ट सिंबल है वो कहीं ना कहीं राइट साइड में अपीयर हो रहा हो, और अगर ऐसा हो रहा होगा तो ग्रामर जो है वो आपकी अनसेफ जोन में चली जाएगी। तो आप एक नया सिंबल ले लेते हैं, स्टार्ट सिंबल, ताकि अगर आपका जो स्टार्ट सिंबल है वो राइट साइड पर कहीं अपीयर हो भी रहा हो तो उससे कोई आपकी ग्रामर पर डिफरेंस ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी होती कि यहाँ पर ASA लिखा होता, ठीक है, तो अब देखें जो हमारा स्टार्ट सिंबल है वो राइट साइड पर अपीयर हो रहा है। तो ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने से फायदा ये होता है कि जो हमारा नया स्टार्ट सिंबल होता है वो कभी भी ग्रामर के अंदर रिपीट नहीं होगा, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रहता है, राइट साइड पे उसकी अकरेंस नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं समर अब्बास। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस वक्त क्रिएट करना चाह रहे हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपनी ग्रामर को ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस ग्रामर के ऊपर क्लोजर परफॉर्म करेंगे। क्लोजर परफॉर्म करने का तरीका आप लोगों को पता है कि जैसे हमने कहा था कि एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं और उस डॉट से इस बात को रेफर करते हैं कि इस ग्रामर को हमने बिल्कुल कितना पार्स कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पोजिशन पर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने इस ग्रामर को टोटली पार्स नहीं किया, अभी इनपुट में हमने कुछ भी रीड नहीं किया। तो फिर ये बात दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि S प्रोड्यूसेस और डॉट एस इस बात को रेफर कर रहा होता है कि यहाँ पर हमने इनपुट को बिल्कुल रीड ही नहीं किया। अब हम जिस लेटर के साथ भी एस आ जाता है उसका क्लोजर परफॉर्म करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा भाई ये जो इनपुट है अगर ये एस इसके साथ है तो फिर इस एस का मुझे क्लोजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात की बात है। और दूसरी बात, क्योंकि हम इस वक्त जितना कुछ यहाँ पर टाइप हुआ हुआ है इससे क्या लग रहा है कि कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम सेट नहीं है, ये LR0 आइटम सेट है। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम और LR1 आइटम के अंदर एक ही मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस क्या है कि हम इसके अंदर लुक अहेड सिंबल को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, हर स्टेज पर एक लुक अहेड सिंबल भी देख रहे होंगे। तो जब हम फर्स्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्शन के अंदर हमेशा हमारा लुक अहेड सिंबल क्या होता है, वो डॉलर होता है। आगे की प्रोडक्शन में ये लुक अहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जब भी हम फर्स्ट प्रोडक्शन लिख रहे होते हैं और फर्स्ट लुक अहेड सिंबल देख रहे होते हैं तो वो हमेशा डॉलर होता है। ठीक है, आगे हमें इसमें क्या क्या करना है, क्योंकि ये डॉट एस के साथ मौजूद है, डॉट के फौरन बाद हमारे पास कौन सा सिंबल मौजूद है, हमारे पास डॉट के फौरन बाद एस मौजूद है। तो हमेशा आगे कैनोनिकल कलेक्शन ड्राइव करते हुए जिस लेटर के साथ भी एस आ जाएगा उस सिंबल को हम हमेशा जो है वो उसका क्लोजर परफॉर्म करेंगे। क्लोजर का परफॉर्म करने का मतलब ये कि उसकी सारी प्रोडक्शंस को हम नीचे कॉपी कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर यहाँ पर एस के साथ डॉट है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस की प्रोडक्शंस को कॉपी करना पड़ेगा, यानी कि एस प्रोड्यूसेस डॉट ए लिखना पड़ेगा। ये डॉट इस बात को रेफर कर रहा है कि ये एस को हमने पूरी तरह भी रीड किया ही नहीं है, लेकिन एस को जब रीड करना चाहेंगे तो हम एस को किससे रिप्लेस करेंगे, जाहिर है ए से रिप्लेस करेंगे। तो एस की सारी प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन है तो मैंने एक प्रोडक्शन कॉपी कर दी, अगर एस की 2-3 प्रोडक्शन होती है तो वो सारी की सारी मैं यहाँ पर कॉपी करती हूँ। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया है, लेकिन जाहिर है कि यहाँ पर मुझे साथ में, क्योंकि मैं LR0 आइटम सेट नहीं निकाल रही हूँ, मैं LR1 आइटम सेट निकाल रही हूँ, तो मुझे इस प्रोडक्शन का एक लुक अहेड भी लिखना पड़ेगा। लुक अहेड क्या होता है, लुक अहेड ये होता है कि जिस सिंबल का भी आपने क्लोजर परफॉर्म किया है उसको आप इग्नोर करते हैं और आप प्रोडक्शन के अंदर आगे देखते हैं कि बाकी क्या बचा है। तो अगर हम नोट करें तो क्लोजर हमने एस का परफॉर्म किया, आगे हमारे पास सिर्फ डॉलर बचा है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं रेड कलर से तो देखें इस प्रोडक्शन के अंदर क्या बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास सिर्फ डॉलर बचा है। तो आगे जो कुछ भी बचा रहेगा उसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट प्रोडक्शन का जो लुक अहेड होगा वो होगा। तो इस वक्त क्योंकि इस सारी जो प्रोडक्शन बच गई है इसका लुक, इसका फर्स्ट जो है वो डॉलर ही है, डॉलर का फर्स्ट डॉलर होगा, तो यहाँ पर भी हमारा लुक अहेड क्या होगा, डॉलर ही होगा।
ये डॉलर मैंने कैलकुलेट करके लिखा है ऊपर वाली प्रोडक्शन से। ऊपर वाली प्रोडक्शन में ये एस मैंने क्यों लिखा, ये एस मैंने इसलिए लिखा कि मैं क्लोजर परफॉर्म करी थी एस का, इस एस की वजह से, इस डॉट एस की वजह से मैंने नीचे डॉट ए लिखा। ठीक है, डॉट एस का क्लोजर परफॉर्म करने का तरीका ये होगा कि जो भी यहाँ पर एस के साथ लिखा हुआ है तो एस की सारी प्रोडक्शन मुझे नीचे कॉपी करनी पड़ेंगी और बाकी जो बचा उसका फर्स्ट कैलकुलेट करके मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब क्योंकि डॉट किसके साथ आ गया है, डॉट आ गया ए के साथ, तो अब मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर रोक नहीं सकती बल्कि मुझे ए का क्लोजर परफॉर्म करना पड़ेगा। और ए का क्लोजर मैं कैसे परफॉर्म करूंगी, ए की सारी प्रोडक्शन मुझे नीचे पेस्ट करनी पड़ेंगी। ए की प्रोडक्शन कैसे पेस्ट होंगी, ए की पास मेरे पास दो प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन है ए और दूसरी प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसेस बी, ये दोनों प्रोडक्शन और डॉट इनके स्टार्ट में आ जाएगा। ये बात रेफर करने के लिए कि अभी हमने इनमें से किसी को भी रीड करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, और अब जाहिर है कि जब ये हमने लिखा है तो इसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, लुक का हेड भी लिखना पड़ेगा। ये लुक का हेड जरा पिछले वालों से थोड़ा ट्रिकी है तो हमें ऊपर से लिखना पड़ेगा। देखिए ये डॉट ए, इस डॉट ए की वजह से मैंने ये दोनों प्रोडक्शन यहाँ पर लिखी, बिकॉज डॉट जो था वो मेरे पास ए के साथ था तो मैंने ए की दोनों प्रोडक्शन कॉपी कर ली। तो यहाँ पर मैं क्लोजर किसका परफॉर्म कर रही हूँ, यहाँ पर मैं क्लोजर डॉट ए का परफॉर्म कर रही हूँ। अब इस डॉट ए की वजह से क्योंकि मैंने दोनों प्रोडक्शन लिख दिए हैं तो मेरे पास बाकी क्या बचा, ए बचा, ए डॉलर। ठीक है, मेरे पास $8। बाकी आगे प्रोडक्शन में ए डॉलर बच गया है। इस डॉट ए की वजह से तो मैंने ये दोनों प्रोडक्शन कॉपी कर दिए हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुई है, इस प्रोडक्शन में मेरे पास ए डॉलर अभी भी बच गया है। तो अब आगे की प्रोडक्शन का लुक अहेड क्या होगा, जो भी बच गया है उसका फर्स्ट। ठीक है, और मेरे पास बचा है ए डॉलर। ए डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, ए होगा, और ए का फर्स्ट मेरे पास क्या है, ए और बी। तो इस दफा लुक अहेड मेरे पास क्या होगा, ए और बी। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअली क्या किया है, ये हमने अभी एक पहली स्टेट निकाली कि जब हमारा ग्रामर बिल्कुल भी पार्स नहीं हुआ होगा और जब हम इनिशियल स्टेट पर खड़े होंगे तो उस स्टेट का नाम क्या होगा, उस स्टेट का नाम होगा एक्चुअली I0। ये हमने यहाँ पर ये किया हुआ। ठीक है, इस स्टेट का नाम हम रख देते हैं I0 और जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया। और अब हम यहाँ से फर्दर स्टेट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या फर्दर स्टेट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं वो नोट करेंगे। हम यहाँ से क्या प्रोसेस कर सकते हैं, हम यहाँ से एस को प्रोसेस कर सकते हैं। जो सबसे पहली प्रोडक्शन है उसके अंदर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, उसके अंदर मेरे पास डॉट एस के साथ मौजूद है, तो अगली प्रोसेसिंग यहाँ पर एस की ही हो सकती है। अगर इस स्टेट पे एस प्रोसेस नहीं हुआ है तो नेक्स्ट स्टेट पे क्या होगा, एस प्रोसेस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कैसे इस बात को, हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से मैंने S को प्रोसेस किया तो इस प्रोडक्शन की शक्ल क्या हो जाएगी, इस प्रोडक्शन की शक्ल हो जाएगी S डैश प्रोड्यूसेस S डॉट। यहाँ प्रोसेसिंग से पहले डॉट S से पहले था, यहाँ प्रोसेसिंग के बाद डॉट S के बाद चला गया। और जब भी मैं इस प्रोडक्शन को कॉपी कर रही हूँ तो जाहिर है इसका लुक अहेड कभी चेंज नहीं होगा। तो ये मेरे पास एक और आइटम सेट आ गया और ये आइटम सेट क्या है, इसका मैं नाम रख दूंगी I1। इसके बाद मैं अगली चीज यहाँ से क्या प्रोसेस कर सकती हूँ, मैं यहाँ से कैपिटल ए को प्रोसेस कर सकती हूँ। कैपिटल ए को प्रोसेस करूंगी तो इसका मतलब है कि मैंने फर्स्ट प्रोडक्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और सेकंड प्रोडक्शन मेरे पास मौजूद है। सेकंड प्रोडक्शन में डॉट ए के साथ मौजूद है, तो अगर मैं ए को यहाँ से प्रोसेस करती हूँ, एज लेके जाऊंगी, उसके ऊपर ए लिखा होगा, इस बात को रेफर करने के लिए कि मैं यहाँ से ए को प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर डॉट से पहले ए था, ए से पहले डॉट था, तो यहाँ पर ए के बाद डॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जाहिर है डॉट ए से पहले था तो ये डॉट ए के बाद आ जाएगा। और जाहिर है कि इस प्रोडक्शन को मैंने कॉपी किया है तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर। तो यहाँ पर देखा हमने कि एस के साथ डॉट आ गया था, एस के साथ डॉट आने के बाद ये एक फाइनल आइटम बन गया और अब मुझे फर्दर इस स्टेज पर किसी का क्लोजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक फाइनल आइटम था।
लेकिन जैसे ही मेरे पास यहाँ पर A.A आएगा तो मुझे ये बात पता चलेगी कि नॉन फाइनल आइटम है, मुझे आगे फर्दर क्लोजर परफॉर्म करने की जरूरत है। क्लोजर फर्दर कैसे परफॉर्म करूंगी कि ये जो A है एक्चुअली ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन ये डॉट A डॉट किसके साथ मौजूद है, एक ए के साथ मौजूद है, तो इस ए का मुझे क्लोजर डेफिनेटली परफॉर्म करना पड़ेगा। और क्लोजर परफॉर्म करने का तरीका सिंपल है कि ए की सारी प्रोडक्शन मुझे कॉपी करनी पड़ेगी। अब ए की जो प्रोडक्शन मैं कॉपी कर रही हूँ, याद रखने की बात है किसकी वजह से, इस ए की वजह से जो इस वक्त हाईलाइट हुआ है। तो मैं इस ए को प्रोसेस कर रही हूँ और इस ए को प्रोसेस करने के लिए मुझे ए की सारी प्रोडक्शन नीचे कॉपी करनी पड़ेंगी। तो ए की प्रोडक्शन कॉपी कैसे होंगी, डॉट शुरू में आ जाएगा और मैं कहूंगी ए, और इसी तरह A produces डॉट बी। ये दोनों प्रोडक्शन मैंने क्यों लिखी, ये दोनों प्रोडक्शन मैंने सिर्फ इस डॉट ए की वजह से लिखी। तो अब बाकी मेरे पास इस प्रोडक्शन में क्या बच गया, बाकी मेरे पास बच गया डॉलर। तो अब मुझे इन दोनों का लुक अहेड सिंबल क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर और यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर। कोई किसी स्टेज पर अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या जो मैं कह रही हूँ वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्लियर है, यहाँ से हमने ए को प्रोसेस किया, और फर्दर हम यहाँ से किस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से फर्दर हम स्मॉल ए को भी प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरी वाली प्रोडक्शन को अगर हम गौर से देखें तो स्मॉल ए से पहले डॉट है, तो डेफिनेटली हम यहाँ से स्मॉल ए को भी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल ए को प्रोसेस करेंगे तो ग्रामर की सिचुएशन क्या हो जाएगी, जाहिर है, चलिए दोबारा से लिखती हूँ। ग्रामर की सिचुएशन कुछ ये हो जाएगी कि यहाँ पर स्मॉल ए से पहले डॉट है, तो यहाँ पर स्मॉल ए के बाद डॉट हो जाएगा, ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए। यहाँ पर लिखा था डॉट ए, तो इस डॉट को हम ए से आगे ले गए, इसका मतलब है कि हमने ए को यहाँ पर प्रोसेस कर लिया। और क्योंकि मैंने ये प्रोडक्शन कॉपी की ऊपर से, तो मैं इसका लुक अहेड चेंज नहीं करूंगी, इसका लुक अहेड होगा ए और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाहिर है कि डॉट किसके साथ आ चुका है, डॉट आ चुका है कैपिटल ए के साथ। तो ये फाइनल आइटम नहीं है, ये नॉन फाइनल आइटम है, और इसलिए मुझे इस ए का क्लोजर परफॉर्म करना पड़ेगा। ए का क्लोजर हम हमेशा किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि हम ए की सारी प्रोडक्शंस को कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ए की प्रोडक्शंस को कॉपी करती हूँ, यहाँ पर ए की एक प्रोडक्शन आ जाएगी ए प्रोड्यूसेस ए, और ए की दूसरी प्रोडक्शन आ जाएगी ए प्रोड्यूसेस बी। दोनों के स्टार्ट में आ जाएगा डॉट। जहाँ पर कैपिटल ए के स्टार्ट में डॉट था, तो यहाँ पर जो ये ए प्रोड्यूस कर रहा है, जो ए को रिप्लेस कर सकते हैं, उसके आगे डॉट आ जाएगा। इस ए को बेसिकली मैंने रिप्लेस किया है ए से और बी से, ठीक है। अब मुझे लुक अहेड को कैलकुलेट करने की जरूरत है, ठीक है। इस डॉट ए की वजह से तो मैंने नीचे दोनों प्रोडक्शंस लिखी हैं, बाकी मेरे पास क्या बच गया प्रोडक्शन के अंदर, बाकी मेरे पास अभी ए और बी बच गया, ठीक है। ये ए और बी अभी मेरे पास प्रोडक्शन में बाकी है। तो बिकॉज ऑफ दिस ए एंड बी, मैं अगली प्रोडक्शंस का लुक अहेड भी क्या लिखूंगी, ए और बी का फर्स्ट, जो भी मेरे पास राइट हैंड साइड का फर्स्ट बचेगा। तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट मेरे पास क्या है, ए और बी। यही ए और बी इस प्रोडक्शन का भी लुक अहेड होगा, और यही ए और बी जो है वो ए प्रोड्यूसेस बी का भी लुक अहेड होगा। अभी तक बेटा सारे मेरे साथ चल रहे हैं? जी मैम। जी मैम। ठीक मैम है, ये जो फर्स्ट वाली बात आपने कही ना, यहाँ पे ए और बी लिखा हमने, इसको थोड़ा रिपीट करें, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये जो रेड वाला ए और बी वाला लिखा, नहीं, ये तो हमने ऊपर से ये तो ला के हमने ये रखा है वाला ना। कॉपी किया, एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ, सही आप कह रहे हैं तो कि ये ये नीचे वाली जो हमने ए की प्रोडक्शन लिखी है, ठीक है, चलें इसको नीचे दोबारा वाली, हाँ ये वाली। देखिए। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जब मैं इस स्टेट पर खड़ी हूँ तो मैं इस ए को स्मॉल ए को प्रोसेस कर चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैं कर सही देती है। हूँ ग्रे, ये दिखाने के लिए कि भाई ये तो प्रोसेस हो चुका, इसको हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अभी ये बचा है डॉट ए। इस डॉट ए को लक्ष्य कुमार, मैं अगर ए के साथ डॉट लिखा है तो मुझे करना क्या चाहिए, तो ए की प्रोडक्शन जो हमने ऊपर वाली में है वही सारी ला के रख देंगे वही नीचे। कॉपी करेंगे। 100% आप सही कह रहे हैं, तो ये बात आप जानते हैं। इसका मतलब है कि जब मैं ए की प्रोडक्शन लिखूंगी तो इसका काम हो गया। चले मैं एक दफा लिख भी देती हूँ। ये मैंने लिखा ए प्रोड्यूसेस ये मैंने लिखा ए प्रोड्यूसेस डॉट ए, और मैंने लिखा
A produces डॉट B। ये दोनों प्रोडक्शन मैंने क्यों लिखी हैं? ये दोनों प्रोडक्शन मैंने इसलिए लिखी हैं, अभी मुझे आपने ही बताया कि क्योंकि ऊपर A के साथ डॉट है। सवाल ये कि हमने ये सब यहाँ से शुरू किया था ना, क्या ये प्रोडक्शन खत्म हो गई? नहीं, ये प्रोडक्शन खत्म नहीं हुई। अभी मेरे पास बचा है। बचा क्या है? A और B। ठीक है, तो अब मेरे पास अगला लुक अहेड क्या होगा? मेरे पास अगला लुक अहेड होगा एक्चुअली फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ राइट हैंड साइड। तो प्रोडक्शन के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि ये डॉट एथ को तो मैं प्रोसेस कर चुकी हूँ, बाकी मेरे पास राइट हैंड साइड पर क्या बचा है? बाकी मेरे पास राइट हैंड साइड पर बचा है ए और बी, तो मुझे इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट क्या है? बेसिकली ए और बी का फर्स्ट आएगा ए और बी ही। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्मिनल सिंबल्स हैं तो इनका एग्जैक्टली वही सेम, जैसे डॉलर का फर्स्ट डॉलर होता है तो ए का फर्स्ट ए होगा और बी का फर्स्ट बी होगा, तो यहाँ पर ए और बी का फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ लक्ष्य कुमार? यस मैम, सही है। ठीक है, अगली चीज जो मैं यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ वो मैं क्या प्रोसेस कर सकती हूँ? वो मैं प्रोसेस कर सकती हूँ स्मॉल बी। स्मॉल बी यहाँ पर नहीं हुआ हुआ, चले मैं करती हूँ। ठीक है, स्मॉल बी में यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ। तो स्मॉल बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से एक एज लेनी पड़ेगी, इंसर्ट सिंबल लेती हूँ। ठीक है, और वो एज होगी किसके लिए? बेसिकली बी के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बी को प्रोसेस करूंगी तो मेरे पास किस तरह की सिचुएशन आएगी? मैं सारी प्रोडक्शंस को डिस्कार्ड कर रही होंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली प्रोडक्शन को कंसिडर कर रही होंगी। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? ए प्रोड्यूसेस बी डॉट डेफिनेटली। ठीक है, और क्योंकि मैं इसी ऊपर वाली प्रोडक्शन को ही कॉपी कर रही हूँ तो मेरे लुक हेड्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर मेरे लुक हेड्स आ जाएंगे ए और बी। ठीक है, इसको थोड़ा इधर रखती हूँ ताकि हम आगे सेफली मूव कर सकें। ठीक है, जाहिर है कि अभी मेरे पास दो आइटम्स ऐसे हैं कि जो नॉन फाइनल है। ये एस और बी को प्रोड्यूस करने के बाद जो मेरे पास सेट आया है ये मेरे पास फाइनल आइटम है, तो इनको मुझे आगे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो मेरे पास ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए को प्रोसेस करने के बाद जो स्टेट आई है, ये दोनों नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, तो इनको मुझे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पहली वाली स्टेट को कंसिडर करूं तो मैं यहाँ से क्या प्रोसेस फर्दर कर सकती हूँ? मैं यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ मैं यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ कैपिटल ए को। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए को फर्दर प्रोसेस कर लूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेती हूँ। अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए को फर्दर प्रोसेस कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मैम ए S produces A dot. एग्जैक्टली, एस प्रोड्यूसेस ए ए डॉट, और ये एक फाइनल आइटम है तो मुझे इसको फर्दर आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक ये क्या है? ये कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एलआर जीरो आइटम बना हुआ है क्योंकि मैंने लुक अहेड नहीं लिखा, तो इसके साथ मैं लुक अहेड एसोसिएट करूंगी। और लुक अहेड क्या है हमारे पास? डॉलर। वो डॉलर में कॉपी कर, तो ये मेरे पास एक अनदर फाइनल आइटम आ गया, इसको मुझे फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं कैपिटल ए के अलावा और क्या प्रोसेस कर सकती हूँ? मैं स्मॉल ए भी प्रोसेस कर सकती हूँ। ठीक है, स्मॉल ए को प्रोसेस कैसे करेंगे? यहाँ से मैं एक एज लेती हूँ फॉर स्मॉल ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्मॉल ए को प्रोसेस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा?
मुझे इतना याद आता है ना कंपाइलर की क्लास लेते हुए, कभी कभार ऑटोमेटा की क्लास लेते हुए, व्हाइट बोर्ड बहुत याद आता है, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज ऐसे हैं कि व्हाइट बोर्ड इनके लिए मस्ट है। 12 ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ से स्मॉल ए को प्रोसेस करूंगी तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी? A produces small a dot capital A. तो कोई आप सही कह रहे हैं, यही होगा कि हमारे पास आ जाएगा ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए। ठीक है। और जाहिर है कि मैं ये LR1 आइटम सेट निकाल रही हूँ, तो मुझे इसका लुक अहेड भी चाहिए, और मेरे पास लुक अहेड क्या होना चाहिए? $sign. डॉलर हो जाएगा। फर्दर क्योंकि मेरे पास डॉट आ गया ए के साथ, तो इसकी वजह से मुझे ए की सारी प्रोडक्शंस को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ए की जब मैं प्रोडक्शंस को कॉपी करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा डॉट ए और डॉलर और B है ए प्रोड्यूसेस डॉट B डॉलर डॉट बी देन डॉलर। तो यहाँ पर जो बात नोटिस करने के काबिल है वो ये है कि ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल सेम है, इन दोनों स्टेट्स के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल सेम हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर एक लूप लगा देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं एक नई स्टेट ड्रॉ करूँ। तो मैं इस स्टेट को सेफली रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है। और मैं ये ए को यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं कोई और स्टेट ड्रॉ कर लूंगी, और ए के बारे में मुझे ये बात श्योर हो चुकी है कि एक्चुअली ये क्या है, ये मेरे पास एक लूप है। तो मैं अच्छा सा लूप सेलेक्ट करती हूँ। जी जी बेटा। ये मुझे थोड़ी चेंज लग रही थी, अगर थोड़ा अंडू कर लें तो एक बार चेक कर लेता। और एक चेंज है मैम, कैपिटल ए नहीं है ना दोनों ऊपर वाले। कैपिटल ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए है इसमें, और वहाँ पे एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए डॉट ए। लूप नहीं बिल्कुल लगेगा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमें इसको जो है वो लूप नहीं बनाना है, बिल्कुल आप ठीक है, सही है। तो अब अगली चीज हम यहाँ से क्या प्रोसेस कर सकते हैं? हम अगली चीज यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं बी। ठीक है। तो बी को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से बी को प्रोसेस करते हैं। बी को प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा? बी को प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी कि ए प्रोड्यूसेस बी डॉट, लेकिन यहाँ पर बी डॉट के साथ लुक का हेड कौन सा आएगा? क्योंकि मैं इसको प्रोसेस कर रही हूँ, तो मेरा यही लुक का हेड कॉपी हो जाएगा और मेरे पास बी के साथ आ जाएगा बेसिकली डॉलर। ठीक है। ये एक फाइनल आइटम आ गया, तो मुझे इसको फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। तो अब मेरे पास एक्चुअली ये भी स्टेट मौजूद है, तो हम इसको भी आगे प्रोसेस कर सकते हैं, या पहले इस वाली को ही आगे कंप्लीट कर लें? क्या करें? ऊपर वाले को कंप्लीट करते हैं। ऊपर वाले ये को एक ही ओरिजिनल में क्या हुआ हुआ है? ओरिजिनल में ऐसा ही हुआ हुआ है कि ऊपर वाली को पहले कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर वाली को पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं? यहाँ से हम प्रोसेस कर सकते हैं कैपिटल ए को। ठीक है, एक एज लेते हैं फॉर कैपिटल ए। और जैसे ही हम यहाँ से कैपिटल ए को प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो जाएगी?
हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट, क्योंकि कैपिटल यहाँ से प्रोसेस हो चुका है तो डॉट आ जाएगा एंड में, और क्योंकि मैं इसी प्रोडक्शन को कॉपी कर रही हूँ तो इसका लुक अहेड भी कॉपी हो जाएगा जो कि है डॉलर, और ये मेरे पास आ गया एक फाइनल आइटम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या प्रोसेस कर सकती हूँ, नेक्स्ट मैं यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ बेसिकली स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है। तो स्मॉल ए को प्रोसेस करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लेती हूँ एक एज फॉर स्मॉल ए, ये मेरे पास आ गया स्मॉल ए, ठीक है। और अब मैं अगर स्मॉल ए को प्रोसेस करती हूँ तो सिचुएशन मेरे पास कैसी हो जाएगी, सिचुएशन मेरे पास हो जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। क्या आएगा मेरे पास, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ऐसा ही है क्योंकि मैं यहाँ से स्मॉल ए को प्रोसेस कर रही हूँ तो स्मॉल ए को प्रोसेस कर दिया, डॉट जो स्मॉल ए से पहले था ये स्मॉल ए के बाद चला जाएगा, और हमारा जो लुक अहेड सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डॉलर, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर डॉट आ चुका है ए के साथ तो इस ए का मुझे क्लोजर परफॉर्म करना पड़ेगा, फॉर द क्लोजर ऑफ ए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए की प्रोडक्शंस को यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा, तो ए प्रोड्यूसेस डॉट ए, और लुक अहेड हो जाएगा मेरा डॉलर, ये डॉलर इसलिए क्योंकि आगे प्रोडक्शन में सिर्फ मेरे पास डॉलर ही बचा है, तो ये लुक अहेड मेरे पास आ गया डॉलर, और ए की दूसरी प्रोडक्शन भी कॉपी होगी, दूसरी प्रोडक्शन मेरे पास क्या है, ए प्रोड्यूसेस डॉट बी, और इसके साथ भी आ जाएगा डॉलर, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, अब मैं सेफली कह सकती हूँ कि ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। और क्योंकि दोनों स्टेट सेम हैं तो मुझे अलहदा से एक नई स्टेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फॉर दिस वन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसी स्टेट के ऊपर एक लूप ले सकती हूँ। अब तो ठीक है ना, यस मैम, आपसे ठीक है। तो चलें, पहले मैंने गलती कर दी थी, अब मैं बिल्कुल सही जगह पर पहुंच रही हूँ, तो मैं एक छोटा सा लूप ले लेती हूँ, आपके पास कोई खूबसूरत लूप भी हो सकता है, मेरे पास फिलहाल लूप के नाम पर यही मौजूद है तो मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको आप लूप समझें, और ये लूप किसके लिए हमने लिया है, ये लूप हमने लिया है फॉर ए, तो ए के लिए हम इसी स्टेट पर रहने वाले हैं जो स्टेट में मौजूद है। फर्दर हम इस स्टेट पर से क्या प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर हम इस स्टेट पे से बी प्रोसेस कर सकते हैं, स्मॉल। ठीक है। और अगर हम बी प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से बी प्रोसेस करने लगूंगी स्मॉल बी, लेट्स सपोज, तो क्या होगा, देखेंगे ए प्रोड्यूसेस बी डॉट हो जाएगा और डॉलर आ जाएगा, यस। क्योंकि ए प्रोड्यूसेस बी डॉट और डॉलर ये दोनों बिल्कुल सेम स्टेट्स हैं, तो क्यों मैं रिडंडेंसी परफॉर्म करूँ, ये बिल्कुल रिडंडेंसी मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बेसिकली इसका हल क्या होना चाहिए, एक एज जो है वो मैं ले लूँ फॉर बी, ये एज जो मैंने यहाँ ली थी इस एज को मैं ले लेती हूँ बेसिकली यहाँ पर, और मैं बी के लिए इसको नीचे ले जा सकती हूँ, ऐसा है। मैं ये कह सकती हूँ कि बी पर हम इस स्टेट पर वापस आ जाए, जी मैम। तो ये हमारी ये स्टेट हो गई बेसिकली कंप्लीट। अब हमारे पास ये नॉन फाइनल सिचुएशन रह गई थी तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो हम किधर पहुंचेंगे, यहाँ से हम क्या फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से हम कैपिटल ए को प्रोसेस कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं कैपिटल ए को प्रोसेस करने की।
ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैपिटल ए को प्रोसेस करूँ तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, क्या ए प्रोड्यूसेस ए डॉट हो जाएगा, जो कि एक फाइनल आइटम है, ऐसा है। ये ले लेते हैं। ए प्रोड्यूसेस ए डॉट, ये मेरे पास एक फाइनल आइटम हो जाएगा। और साथ में लुक अहेड मुझे यही वाला कॉपी करना पड़ेगा। अब ये ए और ये ए बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर लुक अहेड डॉलर था, लेकिन यहाँ पर मेरा लुक अहेड हो जाएगा ए और बी। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वही पुराना लुक अहेड कॉपी कर दिया। तो मेरे पास एक फाइनल आइटम आ गया है, और इस फाइनल आइटम की शक्ल कुछ ऐसी। यहाँ से फर्दर हम क्या और प्रोसेस कर सकते हैं, चले मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी शायद आसानी हो। थोड़ी मुझे जगह मिल जाएगी और बाकी स्टेट्स को राइट करने। चलेंगे, तो अब फर्दर हम यहाँ से और क्या प्रोसेस कर सकते हैं, हम यहाँ से स्मॉल ए को प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं स्मॉल ए लेती हूँ, ठीक है। अगर हम स्मॉल ए को प्रोसेस करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास कुछ इस तरह की स्टेट आएगी, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ठीक है, ये डॉट ए से पहले है तो ये डॉट ए के बाद आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ से स्मॉल ए को प्रोसेस कर रही हूँ, तो मेरा लुक अहेड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये ए डॉट ए तो हो जाएगा, लेकिन लुक अहेड मेरे पास क्या रहेगा, ए और बी, ठीक है। अब ड्यू टू दिस ए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लोजर परफॉर्म करना पड़ेगा ए का, और ए का क्लोजर परफॉर्म करने के लिए मुझे ए की सारी जो प्रोडक्शंस हैं वो नीचे कॉपी करनी पड़ेगी। तो ए की प्रोडक्शन में नीचे कॉपी कर देती हूँ, क्या आएगा मेरे पास, ए प्रोड्यूसेस डॉट ए, और लुक अहेड होगा ए और बी। और दूसरी ए की प्रोडक्शन है मेरे पास ए प्रोड्यूसेस डॉट बी, और लुक अहेड क्या है मेरे पास, ए और बी। और भी तो देखें क्या हुआ है, यहाँ पर मेरे पास वही स्टेट दोबारा रिपीट हो गई है जो मैंने स्मॉल ए से पहले लिखी थी। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके ऊपर भी स्मॉल ए के लिए एक्चुअली लूप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ, और मैं इसको क्या कह सकती हूँ कि ये मेरे पास एक बेसिकली लूप है। जो लूप किसके लिए काम कर रहा है, स्मॉल ए के लिए। फर्दर मैं यहाँ से क्या प्रोसेस कर सकती हूँ, लास्ट थिंग जो मैं यहाँ से प्रोसेस कर सकती हूँ वो है बी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बी को प्रोसेस करूंगी तो क्या सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास, यही आ जाएगी। यही वाली स्टेट आ जाएगी, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस बी डॉट हो जाएगा, और लुक अहेड ए और बी, ये और स्टेट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो फॉर दिस स्टेट मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं एक एज ले लेती हूँ, एरो ले लेती हूँ फॉर बी, ठीक है। तो अब हमने पहली स्टेट का तो नाम लिया था, इसी तरह हम सारी स्टेट्स का नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके मेरे पास ये डायग्राम सेम बना हुआ है, चले हम उसी डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा वो डायग्राम, ठीक है। ये एक्चुअली यही 9 स्टेट्स हैं जो हम अभी अभी लेकर आए हैं। ये 9 स्टेट्स हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9। हाँ तो 9 है। ठीक है, यही 9 स्टेट्स मुझे यहाँ पर भी मिली है। ये ऑलरेडी ये डायग्राम पूरा का पूरा बना हुआ है और इसके अंदर स्टेट्स के नाम मौजूद है। तो आप मैं दोबारा नाम इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि कहीं मैं ये चेंज ना कर दूँ, तो मेरी जो आगे पार्सिंग टेबल बनी है वो अलाइन नहीं रहेगी। तो मेरी पार्सिंग टेबल जो है वो इसके साथ अलाइन है, ये जो नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब ये है एक्चुअली कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम। इसको देखकर हम CLR1 टेबल भी बना सकते हैं और इसको देखकर हम LALR1 टेबल भी बना सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, पहले हम याद करते हैं कि CLR1 टेबल इसको देखकर हमने कैसे बनाई थी, आप लोग को अगर याद हो। CLR1 टेबल बनाने के लिए भी और इवन कोई भी LR टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल कुछ इस तरह की होती है कि उसके अंदर सारी स्टेट नंबर्स जो है वो हमारे पास रो नेम्स पर होती है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, ये रो नंबर 0 से लेके 9 तक क्या रेफर कर रहे हैं, इन तमाम स्टेट्स को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास दूसरी चीज क्या है, हमारे पास एक टेबल दो हिस्सों में मौजूद है। एक टेबल के हिस्से को हम कहते हैं एक्शन और दूसरे टेबल के हिस्से को हम कहते हैं गो टू। तो एक्शन में हम रखते हैं ग्रामर के अंदर जो भी टर्मिनल्स मौजूद है। यहाँ पर ग्रामर के अंदर देखें ए और बी टर्मिनल मौजूद है और डॉलर तो हमेशा होता है। तो एक्शन पार्ट के अंदर हमेशा टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, जबकि गो टू पार्ट के अंदर आपकी ग्रामर के अंदर मौजूद तमाम नॉन टर्मिनल होते हैं। इस ग्रामर के अंदर हमारे पास दो नॉन टर्मिनल है, एक ए और एक एस। तो इसके अंदर आ जाएगा और जितने भी टर्मिनल्स हैं वो एक्शन के अंदर आ जाएंगे। अब हम इस टेबल को फुल फिल करना शुरू करते थे। इसका तरीका क्या था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं I0 स्टेट पर अवेलेबल हूँ, I0 स्टेट पर अवेलेबल होने के बाद मुझे अगर मिलता है स्मॉल a, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, देखें स्मॉल a के ऊपर मैं I0 से I3 के ऊपर जा रही हूँ। इस मूव को हम पार्सिंग की टर्मिनोलॉजी में शिफ्ट मूव कहते हैं, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रामर की स्टेट पहले ये थी, लेकिन अब ग्रामर की स्टेट ये हो जाएगी और ये एक नॉन फाइनल आइटम है। जब भी हम एक नॉन फाइनल आइटम से दूसरे नॉन फाइनल आइटम की तरफ मूव होते हैं तो हम इसको शिफ्ट मूव कहते हैं और इसको हम एस से रेफर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी S3। S3 क्यों, क्योंकि स्टेट नंबर 3 पर मूव हो रही हूँ और शिफ्ट मूव हो रहा है, तो ये S3 इस बात को रेफर करेगा। अच्छा, इसी I0 से अगर मैं B पे मूव करती हूँ तो B पर देखिए क्या हो रहा है, B पर मैं शिफ्ट हो रही हूँ किसके ऊपर, स्टेट नंबर 4 की तरफ। तो मैं इसको S4 लिखूंगी। S4 इसलिए क्योंकि मैं शिफ्ट किसकी तरफ हो रही हूँ, मैं शिफ्ट 4 की तरफ हो रही हूँ, S4। ठीक है, स्टेट नंबर 4 की तरफ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट मेरे पास ये है I2। I2 से स्मॉल a पर क्या हो रहा है, I2 से स्मॉल a पर मैं मूव हो रही हूँ I6 की तरफ, तो ये मैं S6 लिख रही हूँ। S का मतलब है शिफ्ट हो रही हूँ और 6 का मतलब है स्टेट नंबर 6। I2 से स्मॉल b पर मैं किधर शिफ्ट हो रही हूँ, मैं I7 पर शिफ्ट हो रही हूँ, तो मैं S7 लिखूंगी। S का मतलब है शिफ्ट और 7 का मतलब है स्टेट नंबर 7। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास लास्ट है I3। I3 के अंदर अगर हम देखें तो I3 में A पर हम क्या कर रहे हैं, I3 में हम A के ऊपर कर रहे हैं बेसिकली ये लूप है और I3 से हम I3 पर ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि I3 पर जब भी मुझे स्मॉल a मिलेगा तो मैं 3 पर ही रहूंगी। ये बात मैं लिख रही हूँ S3 के साथ। S का मतलब है शिफ्ट और 3 का मतलब है स्टेट नंबर 3। अगर स्मॉल b मुझे मिलता है तो स्मॉल b से मैं I4 की तरफ जा रही हूँ और ये रेफरेंस मैं यहाँ पर किस तरह लिख रही हूँ, S4 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास शिफ्ट मूव्स हो गया। इसके अलावा ये भी एक शिफ्ट मूव है स्टेट नंबर 7 के ऊपर। इसका कलर सेम होना चाहिए, ठीक है, यही यही है मेरे पास, इसका भी होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ से मैं मूव हो रही हूँ S6, स्टेट नंबर 6 पर खड़ी हूँ, स्मॉल a पर 6 पर ही रहूंगी, तो जाहिर है स्मॉल a पर S6। ठीक है, और कैपिटल स्मॉल b पर कहाँ जा रही हूँ, स्मॉल e पर स्टेट नंबर 7 पर जा रही हूँ, तो ये क्या है बेसिकली S7। तो ये मैंने सारे के सारे शिफ्ट मूव्स लिखे। जब भी मैं किसी A या B पर किसी दूसरी स्टेट पर जा रही हूँ तो उसके लिए मैंने सारे शिफ्ट मूव्स लिखे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको ये मेरे शिफ्ट मूव्स क्लियर हो रहे हैं कि मैंने ये S3, S4, S7 किस तरह से लिखे, क्लियर है। क्लियर है।
ठीक है, अब हम टेबल के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं गो टू पार्ट। बहुत क्रूशियल है। अच्छा, जब भी टेबल बनाना शुरू करें सबसे सेफ काम ये है कि ये एस मूव लिखने से भी पहले सबसे पहले तो मुझे टेबल का ये वाला जो सेल है वो बहुत पसंद है, जहां पर हम $1 पे खड़े होते हैं। ये हमारी है एक्सेप्ट स्टेट। हमेशा इस जब भी हम इस सिचुएशन पर आएंगे तो हम हमारा इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट लिख सकते हैं और उसके बाद आप सारे शिफ्ट मूव लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला बहुत क्रूशियल पार्ट होता है वो हमारे पास होता है बेसिकली गो टू पार्ट। ठीक है, गो टू पार्ट के अंदर हम कैसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट नंबर 0 पर खड़ी हूँ और कैपिटल ए पर कहाँ जा रही हूँ, तो कैपिटल ए पर देखिए मैं स्टेट नंबर 2 पर जा रही हूँ। तो अब ये शिफ्ट नहीं लिखूंगी, शिफ्ट मैं तब लिखती जब ये टर्मिनल सिंबल होता। अब ये क्योंकि नॉन टर्मिनल है तो इसको मैं गो टू पार्ट में कवर करूंगी। मैं कौन सी स्टेट पर जा रही हूँ, स्टेट नंबर 2, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एस पर मैं कहाँ जा रही हूँ, कैपिटल एस पर मैं जा रही हूँ किस पर, I0 से 1 पर, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1। ठीक है, इसके अलावा और मेरे पास क्या है, देखिए I2 से स्मॉल ए पर, सॉरी कैपिटल ए पर मैं कहाँ जा सकती हूँ, I2 से कैपिटल ए पर मैं जा सकती हूँ 5 पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी गो टू 5 ड्यू टू दिस एज। ठीक है, और मेरे पास कैपिटल ए कहाँ है, और मेरे पास कैपिटल ए ये कैपिटल ए है स्टेट नंबर 6 के ऊपर। स्टेट नंबर 6 से ए पर मैं कहाँ जा सकती हूँ, स्टेट नंबर 6 से मैं ए पर जा सकती हूँ 9 पर। तो इस पार्ट पर मैं लिख दूंगी बेसिकली 9। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास ये एक और कैपिटल ए है, ये है स्टेट नंबर 3 पर। स्टेट नंबर 3 से कैपिटल ए पर मैं कहाँ जा रही हूँ, 8 के ऊपर। तो स्टेट नंबर 3 से मैं 8 पर कहाँ चली हूँ, 8 पर। तो ये मेरी गो टू पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सबको क्लियर है कि मैंने गो टू पार्ट किस तरह से लिखा है? जी मैम। ठीक है, आपने चलिए। I1 पर 5 लिखा है या I2 पर ऐड कर दो? जी बेटा, आपने 5 जो स्टेट लिखी है I1 पर लिखिए या I2 पर लिखते हैं? मेरे साइड पर आए। गो टू टेबल में जो I1 पर आपने साइड वैल्यू लिखी है, नहीं पर ये I2 पर आएगी। कहाँ पे बेटा, जोर जोर से बोलेंगे, मुझे आपकी आवाज क्लियरली समझ नहीं आ रही। जो आपने 5 वैल्यू लिखी है ए पर I1 में, गो टू वाली टेबल में। हाँ हाँ, कौन सी वाली, 5 वाली, 8 वाली या 9 वाली? 5 5। ये आप I2 पर लिखेंगे। ये मैं I2 पर लिखूंगी, एक मिनट, ये मैंने 1 पर लिख दिया। 1 से तो कहीं ओके, पे जा ही 1 नहीं रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये और 2 से हम जा रहे हैं तो ये मुझे एक नंबर नीचे लिखना है, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी गो टू टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि हम टेबल के अंदर रिड्यूस मूव्स को किस तरह से लिखते हैं, जो कि सबसे क्रूशियल पार्ट है टेबल के अंदर। ये रिड्यूस मूव इस वक्त मैं किस हिसाब से लिख रही हूँ, CLR टेबल के हिसाब से लिख रही हूँ, CLR पार्सिंग टेबल। CLR के अंदर हम रिड्यूस मूव किस तरह से लिखते हैं, हम हमेशा देखते हैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल आइटम्स को। ठीक है, तो इत्तेफाक से आप नोट कीजिएगा कि जो मेरे पास खाली रोज बच गई हैं वो फाइनल आइटम ही होंगी। देखिए 4 बचा है, और 4 क्या मेरे पास फाइनल आइटम है, देखिए फाइनल आइटम। 5 बचा है, 5 देखिए क्या है मेरे पास, 5 एक फाइनल आइटम है। 7 बचा है, 7 मेरे पास क्या है, 7 भी एक फाइनल आइटम है। 8 बचा है, 8 भी एक फाइनल आइटम है। तो अभी मेरे पास जितनी भी खाली रोज हैं आप बिल्कुल देख सकते हैं क्लियरली कि ये सारे फाइनल आइटम्स हैं। तो अब इन सारे फाइनल आइटम्स वाली रो के अंदर मुझे रखने होंगे रिड्यूस मूव्स। सवाल ये है कि रिड्यूस मूव किस तरह लिखना है, आर तो लिखना है इन सब में, ये बात फॉर श्योर है कि इन सब सेल्स के अंदर आएगा आर, लेकिन आर के साथ स्टेट कौन सी आएगी ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ग्रामर के जो सारे के सारे सिंबल्स हैं इसको मुझे प्रोडक्शन को नाम देने पड़ेंगे। मैं एक और छोटा सा यहाँ पर ले लेती हूँ बॉक्स। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास 3 प्रोडक्शंस थी। मेरी प्रोडक्शन नंबर 1 क्या है, प्रोडक्शन नंबर 1 है कि एस प्रोड्यूसेस ए। लेट्स सपोज कि ये मेरी प्रोडक्शन नंबर 1 है। और मेरी प्रोडक्शन नंबर 2 क्या है, प्रोडक्शन नंबर 2 है ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। ये नंबर मुझे बहुत काम आएगा। और मेरी थर्ड प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसेस
स्मॉल पी। तो अब मैं जब भी रिड्यूस मूव लिखूंगी तो इनमें से किसी एक प्रोडक्शन की तरफ लिखूंगी, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी मैं रिड्यूस मूव लिखूंगी तो इनमें से किसी एक प्रोडक्शन के साथ लिखूंगी। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं सबसे पहले नंबर 4 को देख रही हूँ तो नंबर 4 के अंदर जो है ये कौन सी प्रोडक्शन नंबर है जिसकी तरफ मैं रिड्यूस हो रही हूँ? ए प्रोड्यूसेस बी, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो मैं रिड्यूस होंगी, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा R3। ठीक है, I4 में मुझे लिखना चाहिए R3, लेकिन सवाल ये कि I4 में कहाँ लिखूं R3? जहाँ पे लुक अहेड है। ठीक है, जब हम LR0 पार्सिंग कर रहे थे तो LR0 पार्सिंग के अंदर हम रिड्यूस मूव लिखते थे पूरी की पूरी रो के अंदर। तो अगर मैं ये पूरी की पूरी रो के अंदर लिख दूंगी, यहाँ पर भी R3, यहाँ पर भी R3 और यहाँ पर भी R3, तो इसका मतलब है कि मैं कहाँ लिख रही हूँ, ये मेरी टेबल कौन सी बन जाएगी, ये मेरी LR0 पार्सिंग टेबल बन जाएगी, लेकिन मुझे LR0 पार्सिंग टेबल नहीं बनानी। ठीक है, फिर LR1 पार्सिंग टेबल के अंदर फर्क क्या था कि हम जो लिखते थे वो लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो में। ठीक है, द फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो ए का फॉलो मेरे पास क्या था, ए का फॉलो मेरे पास क्या है, ए का फॉलो मेरे पास ए और बी ही है। तो इत्तेफाक से कि ये वाला एक्शन हमारा सेम ही रहेगा, हम यहाँ पर फॉलो के अंदर लिखते थे। और CLR पार्सिंग टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, फॉलो में भी नहीं लिखते, हम लुक का हेड सिंबल के अंदर लिखते हैं। तो ये R3 मैं कहाँ लिखूंगी, R3 बेसिकली कहाँ लिखूंगी, ये मैं इस स्टेट के फॉलो में लिखूंगी, सॉरी इस स्टेट के लुक हेड में। इस स्टेट में लुक हेड क्या है मेरे पास, ए और बी, तो ए में भी लिखूंगी R3 और बी में लिखूंगी R3। ये एंट्री इत्तेफाक से बिल्कुल सेम हो रही है, LR1 पार्सिंग टेबल के अंदर भी ये इन्हीं दोनों सेल्स में आएगी और CLR1 के अंदर भी इन्हीं दोनों सेल में आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी टेबल हमेशा सेम रहेगी, नहीं, किसी किसी स्टेज का फर्क भी आ जाएगा। लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर रो अगर हम CLR1 टेबल भी बना रहे हो तो भी R3 इन्हीं दोनों में अंदर आएगा, और अगर हम LR1 पार्सिंग कर रहे हो तो भी रिड्यूस मूव हमारा इन्हीं दो सेल्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा जो फाइनल आइटम है वो है F5। ठीक है, F5 क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास स्टेट नंबर 5 एक फाइनल आइटम है, और वो कौन सी प्रोडक्शन पर रिड्यूस हो रहा है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है। तो इस प्रोडक्शन नंबर 1 की वजह से I5 के अंदर मुझे लिखना चाहिए R1, लेकिन R1 कहाँ लिखूं, ये एक सवाल है। तो R1 में लिखूंगी इधर, सिर्फ और सिर्फ डॉलर, जो कि मेरे पास लुक अहेड सिंबल है। ठीक है, ये मैंने लिखा R1 सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर। इत्तेफाक ये है कि अगर मैं LR1 पार्सिंग टेबल बना रही होती तो भी मेरा R1 इधर ही आना था। ठीक है, तो अभी तक भी हम CLR1 में कोई डिफरेंस नहीं देख पाए। अब मैं आती हूँ स्टेट नंबर 7 की तरफ। स्टेट नंबर 7 के अंदर ये मेरा एक्चुअली है एक फाइनल आइटम, और ये फाइनल आइटम क्या कह रहा है, हम कौन सी स्टेट पर रिड्यूस होंगे, हम ये स्टेट नंबर 3 पर, तो मुझे R3 लिखना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन नंबर 3 है और 7 के अंदर R3 मूव आएगा, लेकिन ये R3 मूव कहाँ लिखूं, ये R3 मूव मुझे लिखना है सिर्फ और सिर्फ डॉलर के अंदर। अब ये वो स्टेट है कि जहां पर आपको फर्क महसूस होगा LR1 पार्सिंग के अंदर और CLR1 के अंदर, क्योंकि अगर मैं LR1 पार्सिंग कर रही होती तो मैं ये R3 लिखती बेसिकली ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, क्योंकि फॉलो ऑफ राइट हैंड साइड मेरे पास ए और बी है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास लुक अहेड में सिर्फ डॉलर लिखा हुआ है, तो मैं R3 लिखूंगी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर में मैंने लिखा R3। ये एंट्री बिल्कुल डिफरेंट है, अगर मैं LR1 पार्सिंग कर रही होती तो ये मेरी एंट्री बिल्कुल डिफरेंट होती। यहाँ पर मुझे काफी डिफरेंस नजर आ रहा है, तो मेरे बहुत सारे रिड्यूस मूव खत्म हो गए। मुझे यहाँ पर भी एक रिड्यूस मूव लिखना पड़ता है, यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, और यहाँ भी जो मेरी एंट्रीज बच गई है। इसके बाद मैं चलती हूँ 8th स्टेट की तरफ। सेम यहाँ पर भी 8th स्टेट के अंदर मेरा एक रिड्यूस मूव आएगा। वो रिड्यूस मूव क्या है, कौन सी प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर 2। तो मुझे R2 लिखना है रो नंबर 8 में, लेकिन कहाँ लिखूं, सिर्फ और सिर्फ लुक अहेड के अंदर। तो ये लुक अहेड मेरे पास ए और बी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी R2 और यहाँ पर भी मैं लिखूंगी R2।
ठीक है, और लास्ट स्टेट नंबर 9 पर चलते हैं। स्टेट नंबर 9 मेरी प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो मुझे R2 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ लिखूँ, सिर्फ और सिर्फ डॉलर के। तो ये हमारी CLR1 पार्सिंग टेबल कंप्लीट हो गई, और आई होप कि आप लोगों को इस CLR1 पार्सिंग टेबल 100% अब क्लियर है। यहाँ से थोड़ा सा अब हम कहानी में ट्विस्ट करेंगे और हम समझेंगे कि LR1 और CLR1 और LALR में क्या डिफरेंस है। CLR1 पार्सिंग टेबल बहुत अच्छी है, लेकिन इवन इसके अंदर रिड्यूस मूव्स बहुत ज्यादा है। इस टेबल को हम फर्दर एफिशिएंट कर सकते हैं। फर्दर एफिशिएंट कैसे करें? If we observe I3 and I6, I4 and I7 and I8 and I9 are same states. ठीक है, ये स्टेट्स बिल्कुल सेम है। मैं दोबारा आपको उधर लेकर जाती हूँ, आप देखें, बल्कि हमने जो बनाया था उस पर जाते हैं। I3 को देखते हैं। I3 स्टेट कहाँ है मेरे पास? I3 स्टेट रहेगी, ठीक है, और I6 कहाँ है मेरे पास? I6 रहेगी। ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ इन दोनों में फर्क किस बात का है? लुक अहेड का। ठीक है, तो लुक अहेड क्या हम मर्ज नहीं कर सकते? तो क्या हम इन दोनों स्टेट को मर्ज नहीं कर सकते? इन दोनों स्टेट्स को सेम नहीं बना सकते? मैं इसको एक ही स्टेट कह दूं और इसमें डॉलर को भी मिला दूं। ये दोनों स्टेट बिल्कुल सेम है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ लुक अहेड का है, तो हम इनको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे कि लेट सपोज कि अगर मैं इस स्टेट को और इस स्टेट को मर्ज करना चाह रही हूँ, मैं कौन सी दो स्टेट्स को मर्ज करना चाह रही हूँ? ठीक है, मैं इस स्टेट को और इस स्टेट को मर्ज करना चाह रही हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूंगी तो मेरी रिजल्टेंट स्टेट कैसी दिखेगी? सिर्फ मैम डॉलर साइन ऐड हो जाएगी अगर ए और बी बिल्कुल में ऐसा ही। तो मेरा लुक अहेड हो जाएगा A, B, डॉलर, A, B, डॉलर, A, B, डॉलर। ठीक है, तो हम इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं और हमारी ये रिजल्टेंट स्टेट आ सकती है। ठीक है, जिस तरह हम इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, और हम किन स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं I4 और I7। ये देखें, I4 है और ये मेरे पास I7, दोनों सेम, इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और I8 और I9 को देखें, ये दोनों भी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को भी हम मर्ज कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि हमारे पास बहुत सारी सिमिलर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब हम इनको मर्ज करके एक न्यू स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि I3 और I6 एक न्यू स्टेट है, और उस स्टेट का नाम है I36। ना 3 ना 6, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, हम इसको कह देते हैं I36। इसी तरह I4 और I7 और एक नई स्टेट, इन दोनों को नाम दे देते हैं और उसको हम कह देते हैं बेसिकली I47। और I8 और 9 को मर्ज कर देते हैं और इनको एक नाम दे देते हैं I89। अब ये भी I89 है, ये भी I89 है, ये भी I47 है, ये भी I47 है, ये भी I36 है, ये भी I36 है। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को कि हम क्या बात कर रहे हैं सर? जी मैम। यस। चले तो हम आगे चलते हैं कि इसका हमें फायदा क्या होगा और हम ये क्यों कर रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेट की तरफ चलते हैं। ये जो CLR1 टेबल हमने बनाई, इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन करके देखते हैं, और जहां जहां हमने स्टेट्स के नाम रखे थे उन स्टेट्स के नामों को देखते हैं। ठीक है, जहां पर I0 था, I0 I1 इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन 3, अब 3 नाम की मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, मेरे पास 3 नाम की स्टेट नहीं है, बल्कि 3 की स्टेट का नाम हो गया 36। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 36। जहां जहां मेरे पास 3 था, उस 3 को मैंने 36 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सब जगह पे मेरे पास 3 था, मैंने इसको 36 में कन्वर्ट कर दिया।
इसी तरह जहां जहां मेरे पास 6 था, 6 नाम की भी कोई चीज अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो जहां जहां 6 था उसको मैंने 36 में कन्वर्ट कर दिया। सेम यही जहां जहां मेरे पास 4 था उसको मैंने 47 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ सब जगह मेरे पास 4 था, इसको मैंने 47 में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर भी मेरे पास 4 था, इसको मैंने 47 में कन्वर्ट कर दिया। जहां जहां मेरे पास 7 था उसको भी मैंने 47 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अब सारे के सारे सेम हो गए। और यही सेम मैंने किया 8 और 9 के लिए, तो इसको भी मैंने 8 और 9 कह दिया, इसको भी 8 और 9 कह दिया, और गो टू में भी दो जगह पे मेरे पास 8 और 9 था, तो उसको भी मैंने 8 और 9 कह दिया। इसका मुझे फायदा क्या हुआ, ये मैं क्यों कर रही हूँ सारा काम? ये सारा काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरी टेबल अब रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मेरी नई टेबल जो है वो इस तरह की बनी है कुछ। इस टेबल तक आप सारे के सारे पहुंच सकते हैं। आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये है हमारी CLR1 पार्सिंग टेबल। ठीक है, CLR1 पार्सिंग टेबल के अंदर इतनी सारी रोज थी, तकरीबन 10 रोज हैं, और 10 रोज के अंदर इतनी सारी एंट्रीज हैं। अगर मुझे मेमोरी में स्टोर करनी पड़ेगी तो इतनी बड़ी टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर LR1 टेबल देखें, हमारी LR1 कितनी श्रिंक हो गई। ये टेबल हमने CLR1 से ड्राइव की, लेकिन क्या है कि ये मेमोरी बहुत कम कंज्यूम करेगी। हमने कैसे किया कि अब हमने इन दोनों को अलग एंट्रीज नहीं की, बल्कि इन दोनों को मर्ज कर दिया, ये 36 को और इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो 36 था 47, यहाँ रिड्यूस मूव में फर्क आएगा। देखिए रिड्यूस मूव में कैसे फर्क आएगा, ये देखें 47 के अंदर ए और बी के अंदर लिखा हुआ है R3, और इस 47 के अंदर डॉलर के अंदर लिखा है R3। तो ये मुझे 2 रोज चाहिए इस एंट्री को करने के लिए, जबकि अगर हम यहाँ देखें तो एक ही रो में ये टोटल पूरी एंट्री हुई है। ए और बी का R3 भी लिखा हुआ है और डॉलर वाला R3 भी लिखा है। तो बजाय इसके कि हम ये 2 रोज एंटर करें अपने डेटाबेस के अंदर, हम सिर्फ इस एक रो को एंटर कर सकते हैं। सेम इसी तरह देखें कि यहाँ पर 36 और 36 ये दोनों रिडंडेंसी है, दोनों सेम रोज है, बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने फिर भी 2 एंट्रीज की है। तो हम टोटल सिर्फ एक एंट्री कर सकते हैं और अपनी मेमोरी बचा सकते हैं। और सेम इसी तरह 8 और 9 में देखें कि R2 हमने एक रो में ए और बी में किया हुआ है और एक में सिर्फ डॉलर में किया हुआ है, और इतनी सारी रोज बनाई है। तो इन दोनों रोज को हम बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं और सेम अकेली रो बना सकते हैं। तो ये हमारी LR1 टेबल एक्चुअली कोई नया तरीका नहीं है, कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली ड्राइव होती है आपकी CLR1 टेबल से ही। और इसका फायदा ये होता है कि ये मेमोरी बहुत कम कंज्यूम करती है। अब आप जब इस पार्सिंग टेबल के थ्रू कोई इनपुट को प्रोसेस करते हैं तो आप बहुत तेजी से वो प्रोसेस कर पाते हैं और मेमोरी बहुत कम लगती है। ठीक है, क्योंकि अभी तो देखिए आपने कितनी छोटी ग्रामर ली थी, अभी हमने ग्रामर ली है सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्शंस वाली। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, ये हमने ये ग्रामर से स्टार्ट किया था, ये ग्रामर सिर्फ 3 प्रोडक्शन की थी, और इसके अंदर हमने कितनी रिडंडेंसी देखी कि हमने 3 से 4 रोज को रिड्यूस कर दिया, और अब हमें उन 3-4 रोज की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोडक्शन की एक ग्रामर के अंदर। अगर हमारी ग्रामर जो कि रियल वर्ल्ड ग्रामर होती है उनके अंदर 100 प्रोडक्शन भी हो सकती हैं, और इवन मोर देन 100 प्रोडक्शन भी हो सकती हैं। तो अब अगर हमारी ग्रामर उस तरह की होगी और हम उसकी CLR1 टेबल बनाएंगे, तो जाहिर है कि वो बहुत एक ह्यूज साइज की टेबल बनेगी और वो मेमोरी में बहुत ज्यादा जगह ले रही होगी। लेकिन अगर LALR के प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम उस टेबल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, तो क्या होगा कि हमारी टेबल अब बहुत श्रिंक हो जाएगी और वो कम मेमोरी लेने लगेगी। तो एक्चुअली सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि LALR1 कोई नया पार्सिंग एल्गोरिथम नहीं है, ये एक्चुअली एक एडवांसमेंट है, एक एक्सटेंशन है आपकी CLR1 पार्सिंग के अंदर। आप CLR1 पार्सिंग को थोड़ा और एफिशिएंट बना देते हैं, टेबल के अंदर कुछ रिडंडेंसी खत्म कर देते हैं और कुछ अननेसेसरी मूव्स को एलिमिनेट कर देते हैं, और आपके पास आ जाती है LR1 पार्सिंग टेबल। यहाँ पर मैं अपनी डिस्कशन खत्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम यहाँ पे हमने टेबल में तो चेंजिंग कर दी है, रिड्यूस हो गई टेबल हमारे पास। जो हमने पीछे एक ग्राफ बनाया था जहाँ पे हमने देखा था कि सेम आ रही है हमारे पास प्रोडक्शन, तो वो हमारे पास वही वही की वही रहेगी, टेबल को भी हम चेंज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो आपके पास सेम टू सेम रहेगी, लेकिन बस ये है कि वहां पर हम लुक अहेड्स का इस्तेमाल कर रहे थे टेबल के अंदर एंट्री करने के लिए,
तो यहाँ पर आप ये ग्राफ आपको सेम ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस ग्राफ को ऐसा बना लें, इस वक्त आपको मर्जिंग का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब आप ये ग्राफ बना लेते हैं और टेबल ड्राइव कर लेते हैं, उस टेबल को आप फिर श्रिंक कर सकते हैं। इस कैनोनिकल कलेक्शन को बनाते हुए आपको इतनी आप प्रेडिक्ट आगे तक नहीं कर सकते हैं कि कौन सी दो स्टेट्स मर्ज होने के काबिल होंगी और कौन सी नहीं है। हाँ, पूरा ग्राफ बन जाता है, फिर आप डेफिनेटली उसको मर्ज कर सकते हैं। सही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? तो इसके साथ हमारा मैम चैप्टर इससे रिलेटेड जी बेटा। इस LALR जो वन हमने अभी पढ़ा ना, इससे रिलेटेड कोई एक CFG दे दें, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक CFG ठीक है, है ना। बिल्कुल, मैं एक दो CFG जो है वो LMS पर अपडेट कर देती हूँ और आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूरी। ये मैं बिल्कुल आपको क्लास टास्क दे दूंगी, असाइनमेंट्स दे दूंगी। तो बाकी यही है कि इसके साथ हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। और अब हम आगे मूव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी मुलाकात होगी तो हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के एजेंडाज 2 होंगे। एक तो हम अपने 5th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे होंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आपका ईद के बाद जो आप मुझे प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होंगे, इसकी कुछ डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट डेवलप करें, उसका प्रॉपर रूब्रिक मैं अपडेट कर दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। लेकिन प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है कि आप कोई फुल फ्लेज पार्सर बना सकते हैं, एक छोटी सी लैंग्वेज ले लें, मामूली सी छोटी सी लैंग्वेज जैसे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या इस तरह की छोटी सी लैंग्वेज, और उसका आप फुल फ्लेज पार्सर बना लें। या फिर आप एक बड़ी लैंग्वेज ले लें जैसे कि सी लैंग्वेज, जावा, और उसका खाली लेक्सिकल एनालाइजर बना लें, वो भी ठीक है। कि आपने कोई एक वाइल स्टेटमेंट ले ली, लूप स्टेटमेंट ले ली, जाहिर है मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इतनी बड़ी लैंग्वेज ले रहे हैं तो आप उसको फुल फ्लेज पार्स करें। आप किसी बड़ी लैंग्वेज के लिए सिर्फ और सिर्फ लेक्सिकल एनालाइजर भी बना सकते हैं, या आप किसी छोटी लैंग्वेज के लिए फुल फ्लेज पार्सर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन साइड पर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आपके पास एनालिटिकल एक ऑप्शन ये है कि आप ये जो पार्सर बनाएंगे, पार्सर इंप्लीमेंट करेंगे, या आप ज़ाहिर बनी बनाई ग्रामर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई नई ग्रामर प्रपोज कर सकते हैं। इस एनालिटिकल ऑप्शन के लिए आपके पास चॉइस ये है कि आप कोई बनी बनाई इंटरनेट पर मौजूद CFG को नहीं पिक करेंगे, बल्कि आप नई अपनी कोई ग्रामर प्रपोज करेंगे। वो ग्रामर आप किसी SQL क्यूरी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ज़ाहिर है SQL क्यूरी की ग्रामर लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। सिलेक्ट क्यूरी होती है हमारे पास, ठीक है, अल्टर क्यूरी होती है, ड्रॉप क्यूरी होती है, एडिट वाली डिलीट क्यूरीज होती है। तो आप इन SQL क्यूरीज के लिए जैसे कोई ग्रामर लिखना चाहें, या और भी किसी भी तरह की स्टेटमेंट्स के लिए अगर आप अपनी कोई नई ग्रामर प्रपोज करना चाहें, CFG प्रपोज करना चाहें, तो आप बिल्कुल प्रपोज कर सकते हैं। जब आप अपनी CFG प्रपोज करेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है उसके अंदर एम्बिग्विटी हो सकता है कि उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन और हो सकता है उसके अंदर दूसरे ऐसे इश्यूज और नॉन डिटर्मिनिज्म हो जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो अपनी ग्रामर प्रपोज करेंगे वो ग्रामर के अंदर इन सारे इश्यूज को खत्म करेंगे। अगर एम्बिग्विटी है तो एम्बिग्विटी को खत्म करेंगे, अगर लेफ्ट रिकर्जन है तो उसको खत्म करेंगे, और उसके अंदर जो भी आपकी नॉन डिटर्मिनिज्म है उसको खत्म करेंगे। और वो ग्रामर आप नेक्स्ट क्लास में या जो भी ईद के बाद जब हमारा प्रोजेक्ट की डिस्कशन होगी तो आप कर सकते हैं। तो आपके पास ये 3-4 ऑप्शंस हैं फॉर योर प्रोजेक्ट। तो 15 to 20 मैं इसका ओरिजिनल जो आपका मार्किंग रूब्रिक है और सारी डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले कवर कर दूंगी, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये वाली डिस्कशन भी कर रहे होंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैम फाइनल पेपर 50 मार्क्स का होगा? मोस्ट प्रोबेबली जी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि हमने आपकी जो सेशनल मार्क्स थे उनको इंक्रीज कर दिया था। 10 मार्क्स आपके सेशनल में कवर हो गए थे और 10 मार्क्स आपके फाइनल में कवर हो गए थे। तो इस दफ़ा भी जाहिर है सेकंड मिड नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेटेजी पिछली दफ़ा से हमने सक्सेसफुली इस्तेमाल कर लिया। तो इस दफ़ा भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि आपके सेशनल मार्क्स 30 हो जाएंगे और आपके पेपर 50 मार्क्स का हो जाएगा। इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ये रूब्रिक को रिवाइज करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से नया रूब्रिक शेयर करूंगी कि आपका प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होगा और आपकी प्रेजेंटेशन कितने मार्क्स की होगी, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगी, ताकि आप उसको देखकर उस हिसाब से अपना जो भी आगे की एक्टिविटी है उसको प्लान कर सकें। मैम ऐसे नहीं हो सकता कि हम अगर असाइनमेंट्स को बढ़ा दें तो हमारा फाइनल 40 मार्क्स का ही हो? नहीं नहीं, ये देखेंगे अकेले मेरे बस का काम नहीं है। ये जाहिर है अगर इस तरह की कोई बात आपको पूछनी है तो आप सर HOD से पूछ सकते हैं,
वो आपको गो अहेड दें तो ठीक है, क्योंकि ये कोर्स दायरे है कि उनकी मर्जी के हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो आप उनसे इस हवाले से पूछ सकते हो। दूसरी बात है कि देखिए सारे लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मैं कोई नया ऐसा काम करूं जो बाकी सब से क्लैश हो। तो मैं तो बहुत सेफ जोन में रहना पसंद करती हूँ। सेफ जोन यही है कि जो सारे कर रहे हैं वही मैं करूँ। लेकिन फिर भी लेट्स सपोज कि अगर आपको इस तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आप बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सर अहमद वक़ास से बात करें, और अगर वो मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बिल्कुल कर दूंगी, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे मैं कोई नया काम ऐसे नहीं कर रही हूँ। मैं जो सब सब्जेक्ट्स में जिस तरह चल रहे हैं हम वही स्ट्रेटेजी इधर भी रखना चाहेंगे, तो वो बेहतर रहेगा। और फाइनल से आप क्यों डर रहे हैं? आपको क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? हाँ, ऑटोमेटा का आपका फाइनल डर अच्छा नहीं हुआ था बात डरने की नहीं है वैसे तो क्या। नहीं, एक्सटर्नल पेपर की असेसमेंट की बात वजह नहीं से? है मैम, देखना असेसमेंट की वजह से रिजल्ट्स इतने खास नहीं आ रहे। वो तो बात मैं पता समझ नहीं रही हूँ रीजन आपकी, लेकिन मुझे नहीं लगता, डिफरेंट कोर्सेज की नेचर अलग अलग होती है। जहां तक मुझे लगता है ऑटोमेटा और कंपाइलर, तो ये दोनों कोर्सेज इतने मेच्योर हो चुके हैं इतने सालों से कि दुनिया में हर जगह जहां पर भी ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं ना, उसी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसमें इतना क्लैश नहीं है ना लोगों के अप्रोच के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे, वो जिस जिस भी एग्जामिनर के पास जाएगा उसने भी उसी तरीके से पढ़ा होगा, वो भी उसी तरह से देखेगा। तो बहुत सेफ सब्जेक्ट्स हैं दोनों, ऑटोमेटा, कंपाइलर, और जितने भी ऐसे मेच्योर सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सेफ होते हैं इस हवाले से कि उसका सॉल्यूशन इतना मेच्योर हो चुका होता है कि हर टीचर को पता होता है कि इसका यही सॉल्यूशन आएगा और कोई नहीं आएगा। तो आपने घबराए नहीं। बाकी फिर भी चलें, ठीक है, आपका ये पॉइंट है तो मैं सर से डिस्कस करूंगी और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये बात कंफर्म कर दूंगी। मैम, ये मैं इसलिए कह रहा था कि लास्ट टाइम जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे ना, बीएड वाले, और उनमें से कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने सेकंड मिड या असाइनमेंट्स वगैरह ली थी, तो उनका पेपर 40 मार्क्स का हुआ था फाइनल। तो इस मतलब हवाले से मैं 20 कह मार्क्स की असाइनमेंट ले ली थी उन्होंने? असाइनमेंट तो बेटा मैंने भी ली असाइनमेंट या लास्ट सेशन, में। हाँ, मैंने भी मैम अपनी आपने ली हाँ। कि देखे ना, अभी अभी जो सेशनल मार्क्स हमारी बढ़ रही है ना, उस हवाले से अगर हमें असाइनमेंट्स एक दो और मिल जाती हैं, हम कर लेते हैं, तो हमारी मार्क्स सेव हो जाएंगी ना, उस हवाले से मैं कह नहीं रहा था। मतलब कि और इसको आप इस तरह देखें ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टोटल 20 मार्क्स जो कि मिड में होते हैं, वो टोटल के टोटल 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स पर चले जाए। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक जो है वो क्लैश है कि 20 मार्क्स जो कि आपके खास मिड भी नहीं है एग्जाम ना पर होते थे, क्विज तो हो सकता है, ये भी एक मजे की क्विज, बात है। या फिर हम जो क्विज हो प्रोजेक्ट हम सकता है, बनाएंगे उसमें मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो 10 मार्क्स असाइनमेंट रख दें, 10 मार्क्स हम लेकिन उसमें या कुछ। असाइनमेंट जब आप कहते हैं ना सिर्फ असाइनमेंट, कि मैं पूरे के पूरे 20 मार्क्स फर्दर आपके असाइनमेंट्स और ले लूं, ये प्रोजेक्ट में आपका 20 मार्क्स कर दूं और बाकी असाइनमेंट 20 मार्क्स की, तो 40 मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट पर रख दूं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिफरेंस की बात है। बहरहाल फिर भी मैं इसको सर अहमद वक़ास से डिस्कस करके आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। लेकिन ये इतना फिजिबल नहीं, फिर भी जो मुझे लग रहा है ना, जो फिर भी शायद जिस बात पर वो राजी हो जाए, वो ये है कि आपका 10 मार्क्स जो है वो क्विजेस पर है। क्योंकि मिड को हम रिप्लेस क्विज से तो कर सकते हैं, लेकिन टोटल मिड को असाइनमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते। मिड एक एग्जाम है ना, असाइनमेंट एग्जाम नहीं है, असाइनमेंट एक्टिविटी होती है। आप पूरे के पूरे एक मिड एग्जाम को असाइनमेंट से डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। जब हमने फर्स्ट टाइम किया था ऑनलाइन, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब हमने किया था, वो सिचुएशन ये थी कि उस वक्त हम ऑनलाइन के साथ यूज टू नहीं थे। इस वक्त हम बहुत कंफर्टेबल हैं, बल्कि टीचर फिर भी थोड़े अनकंफर्टेबल है, स्टूडेंट तो माशाल्लाह ऑनलाइन एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इस वक्त अगर हम एक एग्जाम को डिस्कार्ड कर दें और उसको एक्टिविटी से कवर कर लें, तो असेसमेंट जो है इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। हाँ, क्विज से फिर भी कवर हो सकता है। तो इसको मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगी सर अहमद वकास से डिस्कस करके। जी जी, ठीक है। ठीक अच्छा है, मैम, जी जी बेटा। हाँ, ये अगर क्विज की हो ना बात, तो एक में ना रखिएगा ना, कि एक क्विज पे 10 मार्क बहुत ज्यादा है, नहीं, दो तो तीन फिर क्विज गुस्सा वो हो रख जाएगा। एक मिड पे यस 20 मैम, मार्क्स बिल्कुल। होते हैं बेटा, एक मिड मिड मैम एग्जाम पर। मिड अलग बात है, उसमें उसमें देखिए ना, उसमें टाइम या फिर टाइम का आप देखिएगा, अगर एक क्विज है टाइम का देखिएगा। क्विज देखे मैं एक रखूंगी, ऑनलाइन रखूंगी, जाहिर है तो आप अपने घरों में बैठकर सॉल्व कर रहे होंगे, तो देखेंगे वो तो बात ही बारे नहीं आ रहे होंगे आपके। मिड की मैम, दो सेटिंग ही क्विज अलग रख होते हैं। लें, 5-5 मार्क्स अगर पॉसिबल है तो हाँ दो क्विज। एक क्विज चले मैं मैम, में 10 देखूंगी, मार्क्स ये का मतलब इतना मैम दो पॉसिबल नहीं करके है। बेस्ट काउंट कर लें, ऐसे कर लें। ये बेटा ये बहुत ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा मुझसे मांग रहे हैं। आप ये सारी बातें जो मुझसे मांग रहे हैं ना, आपके टीचर, कोच टीचर सर अहमद वकास भी हैं, आप उनसे डिस्कस करें वो आपको क्या कहते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तो ठीक है, मैं ये बेस्ट टू वाला मैम सिचुएशन में कर हम दूँ। हम तो आपसे ही करेंगे ना।
तो नहीं, मैं आप तो कह क्विज रही की हूँ, बात करें, ऐसे ना मैं करें तो कि आपको कह रही हूँ, लेकिन मेरा वाला तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा ना। मैं तो कह रही हूँ कि 10 मार्क्स उधर रखें, 10 मार्क्स उधर रखें। सही है, लेकिन फिर टाइम का आप जो है वो देखिएगा ना, मतलब वो आप क्या कुछ को क्विज लें पर 10 एक ही मार्क्स। ना हो, उसमें 2-3 क्विजेस हो बेटा आप सकते हैं मेरा एक day में। वर्कलोड कितना बढ़ा रहे हैं, आप ये भी तो सोचें कि मैं आपके 2 क्विज लूं, वो भी चेक करूं। मैं देखिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, रोजे भी रख रही हूँ, तो आप मेरे ऊपर भी तो थोड़ा रहम करें कि माशाल्लाह। मैं कितने क्विजेस लूंगी। आप लोग माशाल्लाह, स्ट्रेंथ आपकी इतनी ज्यादा है, जब आप दोनों सेक्शन मिल जाते हैं तो 100 हो जाते हैं। तो मैं 2 मतलब क्विज रिटेन में लेने का होगा। मतलब है कि मैं 200 जो है वो मेरे पास कॉपीज आएंगी चेक करने की, और उसके बाद मेरे पास सही, जजमेंट होगी, तो ये मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ठीक है मैम, मैम तो फिर एलएमएस तो इसको इजी है, वो आपको लिस्ट बना के दे देगा। नहीं मैम, सही है, एमसीक्यूज ना रखें, फिर वैसे कर ले, ऐसे करते हैं। हाँ, या फिर ऐसे कर दें। हाँ ठीक है, चले ठीक है, मैं एमसीक्यूज देखती में हूँ। फिर मैम आप टाइम क्विज कम के कर लिए देंगे आप। सर से बात कर लें, तो अगर सर मान जाते हैं तो फिर चलें ठीक है, मैं इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को रिटेन में नेक्स्ट क्लास करिएगा में ये फिर आप। डिस्कशन बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल ये मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है बताती मैम, हूँ। ठीक है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो ठीक है मच। मैम, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।